नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर यूट्यूब पेस आर्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ओम प्रकाश आंदू। अब आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम। आज अध्याय दूसरा आप शुरू करते हैं। अध्याय पहला फिनिश हो गया था, अध्याय दूसरा शुरू करते हैं। अध्याय दो है वो 12वीं की क्लास में, वो है विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजाति। नाम भले इसमें विश्व की प्रमुख जनजातियां दे रखा हो, लेकिन इसमें दो जनजातियां भारत की भी दे रखी है। दो जनजातियां भारत की भी दे रखी है। अब देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि जनजाति क्या है। जनजाति क्या है? जनजाति की परिभाषा अगर हम बड़े स्तर पर पढ़े तो इसकी विस्तृत परिभाषा है। इसकी विस्तृत परिभाषा है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, वो सबसे अच्छा है। जनजाति का तात्पर्य यह है, जनजाति का तात्पर्य है, जनजाति से तात्पर्य है जो आधुनिक जीवन से बहुत परे हो या दूर हो। तो इसका मतलब ये हो गया, जनजाति का तात्पर्य यह है जो आधुनिक जीवन से बहुत दूर हो या आधुनिक जीवन से बहुत परे हो। परे का मतलब दूर होता है, जो आधुनिक जीवन से बहुत दूर हो। कैसे मैं बताऊं? आज हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारा समाज और संस्कृति सभ्य समाज और संस्कृति है। लेकिन तो इसका मतलब क्या, हम लोगों पे आधुनिक जीवन का प्रभाव पड़ा है। हम लोगों पे आधुनिक जीवन का प्रभाव पड़ा है, इसीलिए हम सभ्य लोग हैं। अर्थात अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाते हैं, अच्छे पीते हैं, अच्छे समाज में रहते हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं, हमारा समाज और संस्कृति अच्छा है। लेकिन इन पे इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसीलिए ये किसकी कैटेगरी में शामिल है? जनजाति की। तो जनजाति से तात्पर्य है जो आधुनिक जीवन से बहुत दूर हो, जो आधुनिक जीवन से बहुत दूर हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? जनजाति के नाम से जानते हैं। अब वो कैसे आधुनिक जीवन से दूर? देखो, ये देखो, पशु की भांति आज भी जीवन व्यतीत करते हैं। पशु की भांति जीवन व्यतीत करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं। जंगलों में क्या करते हैं? निवास करते हैं। पशु की भांति जीवन व्यतीत करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं। कंदमूल है, बेरी है, बेर है, ये खा के अपना पेट भरते हैं। या मान लो कच्चा मांस खा जाते हैं, कच्चा मांस खा जाते हैं। आज जैसे ये आधुनिक है, आधुनिक संस्कृति या समाज से दूर है, आधुनिक संस्कृति या समाज से दूर है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? जनजाति। तो जनजाति से तात्पर्य है जो आधुनिक जीवन से बहुत दूर हो, आधुनिक जीवन से बहुत परे हो। जैसे उदाहरण के तौर पर ये पशु की भांति रहते हैं, या जंगलों में निवास करते हैं, या कंदमूल बेरी खाते हैं, या ये कच्चा मांस खा जाते हैं, या आधुनिक संस्कृति या समाज से बहुत दूर हो, आधुनिक संस्कृति या समाज से बहुत दूर हो। हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? जनजाति की कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में? जनजाति की कैटेगरी में रखते हैं। ये हो गई जनजाति की परिभाषा। अब देखो प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी। तो आपकी पुस्तक में 4 प्रमुख जनजातियां दे रखी है। दूसरे अध्याय में कितनी दे रखी? 4 दे रखी। सबसे पहले दे रखी है एस्किमो। सबसे पहले कौन सी दे रखी है? एस्किमो दे रखी है। दूसरी कौन सी दे रखी है? दूसरी दे रखी है बुशमैन। दूसरी कौन सी दे रखी है? बुशमैन दे रखी है। तीसरी कौन सी दे रखी है? तीसरी दे रखी है भील। चौथी कौन सी दे रखी है? चौथी दे रखी है गोंड। गोंड।
तो आपकी पुस्तक में अध्याय 2 में कितनी जनजातियां दे रखी है? 4। पहली एस्किमो, बुशमैन, भील, गोंड। एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड। अब अध्ययन करते हैं जनजातियों में। सबसे पहले लेते हैं एस्किमो। सबसे पहले कौन से लेते हैं? एस्किमो। सबसे पहले कौन सी जनजाति लेते हैं? एस्किमो लेते हैं। देखो सबसे पहले ये पूछते हैं कि एस्किमो है जनजाति है, किस प्रजाति से संबंधित है? किस प्रजाति से संबंधित है? तो एस्किमो है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। किस प्रजाति से? मंगोल प्रजाति से। किस प्रजाति से संबंधित है? मंगोल प्रजाति से संबंधित। अब ये प्रजाति क्या होती है वो भी नोट कर लो कि आप ऐसे साधारण शब्दों में ये मान के चलो, हम जिस प्रजाति से संबंधित है, जिस प्रजाति से हम बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके लक्षण, उसके नेचर, उसका मतलब जो शारीरिक लक्षण है, मानसिक लक्षण है, वो सारे हमारे में आएंगे। वो सारे हमारे में आएंगे। तो जो भी एस्किमो के लक्षण है, शारीरिक बनावट है, उसका खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, या उसकी जीवन शैली है, वो किस प्रजाति से मिलती जुलती है? वो मंगोल प्रजाति से मिलती जुलती है। तो इसीलिए जो एस्किमो है वो किस प्रजाति से संबंधित है? एस्किमो है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। किस प्रजाति से संबंधित है? मंगोल प्रजाति से संबंधित है। आगे बात सुनना, आगे देखो। अब आपसे ऐसा पूछ ले, इसमें देखो पहले क्या क्या पढ़ना होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये चाहे वो देखो, एक इधर देख लेना, चाहे वो एस्किमो हो, चाहे बुशमैन हो, ये श्रृंखला मत बोलना, ये तो उल्टे सुल्टे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो श्रृंखला मत बोलना। एस्किमो हो, बुशमैन हो, भील हो या गोंड हो, इनमें पढ़ना क्या होता है ये देखो। सबसे पहले पढ़ेंगे इनका निवास क्षेत्र। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? निवास क्षेत्र पढ़ेंगे। अगली बात में दूसरी चीज पढ़ेंगे इनके आर्थिक क्रियाकलाप। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे? आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में सब आ जाएंगे, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे यंत्र हो, औजार हो, सब आ जाएंगे। तीसरा पढ़ेंगे समाज व संस्कृति। तीसरा क्या पढ़ेंगे? समाज व संस्कृति। तीसरा पढ़ेंगे समाज व संस्कृति। चौथा क्या पढ़ेंगे? वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन। पांचवा क्या पढ़ेंगे? आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। देखो, चाहे एस्किमो ले लो, एस्किमो में पहले निवास क्षेत्र पढ़ेंगे, चाहे बुशमैन ले लो निवास क्षेत्र, भील निवास क्षेत्र, गोंड निवास क्षेत्र, इनमें से चारों में से कोई ले लो। पहले इनका निवास क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर इनके आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप में सब आ जाएंगे, खेत है, वस्त्र है, भोजन है, निवास करे, छोटे मोटे चीजें आ जाएंगी। उसके बाद इन चारों में समाज और संस्कृति पढ़ेंगे। उसके बाद इन चारों की वातावरण समायोजन पढ़ेंगे। इसके बाद हम है ना आधुनिक संस्कृति से संपर्क पढ़ेंगे। आगे बात में तो अब एस्किमो पढ़ रहे हैं तो एस्किमो में यही पढ़ेंगे, एस्किमो में भी यही पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे एस्किमो में? निवास, फिर आर्थिक क्रियाकलाप, फिर समाज और संस्कृति, फिर वातावरण समायोजन, फिर आधुनिक संस्कृति से संपर्क। प्रजाति देखो, तो सबसे पहले ये मान के चलो एस्किमो है वो किस प्रजाति से संबंधित है? तो एस्किमो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। अर्थात एस्किमो में सारे लक्षण या जो भी उसकी मान लो शारीरिक बनावट है, जीवन शैली है, उसमें जो भी कार्य है वो किस प्रजाति के आधार पे है? तो मंगोल प्रजाति के आधार पे है। तो इसका मतलब है किस प्रजाति से संबंधित हो गया एस्किमो? मंगोल प्रजाति से संबंधित हो गए। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र एस्किमो कहाँ निवास करते हैं? तो देखो एस्किमो एक तो निवास करते हैं अलास्का पर। कहाँ निवास करते हैं? अलास्का में। एक निवास करते हैं कनाडा में। एक कहाँ निवास करते हैं? कनाडा में। एक निवास करते हैं ग्रीनलैंड में।
एक कहाँ निवास करते हैं, ग्रीनलैंड में, और एक निवास करते हैं उत्तरी साइबेरिया। अगली बात सुनना, एस्किमो कहाँ निवास करते हैं, तो एस्किमो अलास्का में निवास करते हैं, कनाडा में निवास करते हैं, ग्रीनलैंड में निवास करते हैं, उत्तरी साइबेरिया में निवास करते हैं। दोस्तों एक चीज भूल गया, इसमें ये देख नोट कर लेना सबसे पहले, 1 मिनट के लिए मिटाने की जरूरत नहीं है। देखो एस्किमो का तात्पर्य क्या, एस्किमो का तात्पर्य कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का तात्पर्य क्या है, कच्चा मांस खाने वाला। 1 मिनट के लिए मैं भूल गया था, कच्चा मांस खाने वाला। देखो थोड़ा दिमाग तकलीफ हो गया था कारणवश। देखो एस्किमो है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित था, उसके सारे लक्षण कार्य इसमें जीवन शैली में जो भी लक्षण मिलते हैं वो मंगोल प्रजाति से मिलते हैं, इसलिए एस्किमो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। और अगर आपसे पूछ ले एस्किमो का अर्थ क्या है, एस्किमो का तात्पर्य क्या है, तो एस्किमो का अर्थ या एस्किमो का तात्पर्य कच्चा मांस खाने वाला। कौन सा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला, वे ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाला, ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाला, ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाला, निवास करने वाला, ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाला। अगली बात सुनिए, तो एस्किमो का तात्पर्य क्या, कच्चा मांस खाने वाला, अर्थात ये मांस को क्या है, कच्चा ही खाते हैं, अर्थात उसको गर्म करके उबाल के या सेक के नहीं खाते हैं। और ये किस प्रदेश में रहते हैं, ठंडे प्रदेश में रहते हैं। ठंडे प्रदेश में मतलब है ये वहां रहते हैं जहां एनी टाइम बर्फ जमी रहो, लगभग साल भर, जहां लगभग साल भर बर्फ जमी रहा, वहां ये निवास करते हैं। अब इनका निवास क्षेत्र देखो, इनका निवास क्षेत्र अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया। अब मैं आपको छोटे से विश्व के मैप में बता देता हूं। देखो ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में देखो ये अलास्का है, उत्तरी अमेरिका में ये अलास्का है, ये कनाडा है, ये यूएसए है, मेक्सिको है, ये। तो अलास्का पे जो राजनीतिक नियंत्रण है वो अमेरिका का है, अलास्का पे जो राजनीतिक नियंत्रण है वो किसका है, अमेरिका का, अर्थात यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये देश है, अलास्का पे जो राजनीतिक नियंत्रण है वो किसका है, अमेरिका का है। जबकि अलास्का सीमा किसके साथ बनाता है, कनाडा के साथ बनाता है। अगली बात में ये अलास्का आपको पता चल गया। दूसरा कनाडा, ये कनाडा यहाँ निवास करते हैं, और कनाडा के भी उत्तरी भाग में, ये भी ध्यान रखना, कनाडा के भी उत्तरी भाग में। अगली बात में ग्रीनलैंड, तीसरा देखो यहाँ उत्तरी अमेरिका के पास में एक द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये, इसका नाम है ग्रीनलैंड। इसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहते हैं। चौथा है उत्तरी साइबेरिया। एशिया में ध्यान से सुनना, एशिया के ऊपर, एशिया के ऊपर यानी सबसे ऊपरी एशिया है ना, देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये एशिया है। एशिया में जो साइबेरिया ऊपर वाला भाग है, जैसे ये भारत आ गया नीचे, ये ऊपर वाला भाग आता है ना, ये साइबेरिया का आता है। और ध्यान रखना साइबेरिया है ना, रूस का ये एक भाग है, राजस्थान भारत का एक भाग है, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य है वो भारत का एक भाग है। वैसे साइबेरिया रूस देश का एक भाग है। ये भी ध्यान रखना, जो साइबेरिया है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, साइबेरिया एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जबकि रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती है। विश्व का एकमात्र देश या मान लो एशिया महाद्वीप का एकमात्र देश जो 2 महाद्वीपों में, अर्थात उसकी राजधानी मॉस्को या मॉस्को वो आती है यूरोप महाद्वीप में, जबकि रूस का जो साइबेरिया का भाग है, साइबेरियाई क्षेत्र है, वो किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। तो देखो अब एस्किमो कहाँ का निवास करते हैं, मैं टिक लगा रहा हूं राइट के, अलास्का में निवास करते हैं, कनाडा में निवास करते हैं, ग्रीनलैंड में निवास करते हैं और साइबेरिया में निवास करते हैं। अब ये चीज ध्यान रखना आप, ये क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के बहुत नजदीक है, ये क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के बहुत नजदीक है, अर्थात या सूर्य की किरणें 12 मास में न के बराबर पड़ती है, या सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, या कभी कभार ही पहुंच पाती है, इसीलिए या एनी टाइम बर्फ जमी रहती है या बर्फ की चादर बिछी रहती है। इसीलिए एस्किमो का तात्पर्य ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाला, ठंडे प्रदेशों में निवास करने
वाला। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आपसे पूछ ले एस्किमो कहाँ का निवास करते हैं? एस्किमो आप बता देना, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया में निवास करते हैं। अगली बात में अब 11 का, अलास्का और कनाडा में इसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। अलास्का और कनाडा में इसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। उपनाम होते हैं, जैसे आपको मान लो घर में कुछ बुलाते हैं, स्कूल में अलग नाम होता है, तो अलास्का और कनाडा में तो एस्किमो को एस्किमो के नाम से ही जाना जाता है। अलास्का और कनाडा में तो एस्किमो को एस्किमो के नाम से ही जाना जाता है। अलास्का प्लस कनाडा में एस्किमो को एस्किमो के नाम से ही जाना जाता है। जबकि स्कैंडिनेविया, 5 स्कैंडिनेवियन देश है, स्कैंडिनेविया में इसे लेप्स के नाम से जाना जाता है। स्कैंडिनेविया में इसके किस नाम से जाना जाता है? लेप्स। स्कैंडिनेविया में इसके किस नाम से जाना जाता है? लेप्स। ध्यान से सुन लेना, अलास्का और कनाडा में इसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है, और स्कैंडिनेविया में इसको किस नाम से जाना जाता है? लेप्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लेप्स के नाम से जाना जाता है। जबकि उत्तरी साइबेरिया में से सेमोयड्स, चकची या तुम के नाम से जाना जाता है। अब आपसे प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि अलास्का व कनाडा में एस्किमो को किस नाम से जाना जाता है? एस्किमो के नाम से जाना जाता है। स्कैंडिनेविया में एस्किमो को किस नाम से जाना जाता है? तो स्कैंडिनेविया में एस्किमो को लेप्स के नाम से जाना जाता है। उत्तरी साइबेरिया में एस्किमो को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी साइबेरिया में एस्किमो को सेमोयड्स, चकची या तुम के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज छोटी सी, हमने निवास क्षेत्र में पढ़ा था 4 क्षेत्र। निवास क्षेत्र हमने 4 पढ़ा था, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया। आगे बात में अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया। अब ध्यान से सुनना, ये चारों क्षेत्र ऐसे हैं जो उत्तरी ध्रुव के बहुत ही नजदीक है, या सूर्य की किरणें न के बराबर पहुंच पाती है, इसीलिए यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। वर्ष भर क्या जमी रहती है? वर्ष भर क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। यहाँ वर्ष भर क्या जमी रहती है? वर्ष भर यहाँ बर्फ जमी रहती है। सूर्य का प्रकाश या सूर्य की रोशनी कभी कभार ही आती है, जैसे मार्च का महीना होता है उसमें थोड़ी बहुत सूर्य की रोशनी आती है। क्यों? क्योंकि मार्च के महीने में ये उत्तरी ध्रुव के बहुत नजदीक है, तो मार्च के महीने में सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू हो जाता है। मार्च के महीने में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू हो जाता है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये चारों क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में है, तभी तो उत्तरी ध्रुव के पास में, तो यहाँ सूर्य की थोड़ी बहुत किरणें पड़ती हैं। तो सूर्य की ना के बराबर रोशनी, सूर्य की ना के बराबर रोशनी, अर्थात सूर्य की ना के बराबर रोशनी या सूर्य की किरणें कम पड़ती है। या पेड़ पौधों का अभाव है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों का अभाव इसलिए है, बर्फ है, बर्फ में ना के बराबर पेड़ पौधे होते हैं। जब मान लो मार्च का महीना आता है या थोड़ी बहुत गर्मी आती है, तो यहाँ थोड़ी बहुत रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। रंग बिरंगे क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। जैसे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जैसे लाइकेन है, लाइकेन एक फूल का नाम है, लाइकेन। तो जैसे थोड़ी बहुत गर्मी आती है मार्च के महीने में, उस टाइम बर्फ है वो पिघलती है, बर्फ पिघलती है तो नीचे का धरातल थोड़ा बहुत निकलता है, या धरातल साफ हो रहा है या धरातल एकदम साफ हुआ, तो उसमें थोड़े रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जैसे लाइकेन है। यहाँ जो पाई जाती है वो क्या पाई जाएगी? देखो यहाँ जो पाई जाती है वो मछलियां ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि मछलियां बर्फ की चादर के नीचे रह जाती है। मछलियां बर्फ की चादर के नीचे रह जाती है। उसमें कौन कौन सी पाई जाती है? तो सील, एक व्हेल, एक वालरस। ये अब आपसे पूछ
पूछ ले ये क्या है, ये तीनों मछलियों की प्रजातियां हैं या मछलियों की जाति हैं। तो अब एस्किमो के जीवन में सील मछली का सर्वाधिक महत्व, से पूछ ले ये एस्किमो के जीवन में किस मछली का सर्वाधिक महत्व है, तो एस्किमो के जीवन में सील मछली का सर्वाधिक महत्व है। किस मछली का? सील मछली का सर्वाधिक महत्व है। आगे बात में, ये क्षेत्र चारों ही उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी ध्रुव के नजदीक है। इसीलिए जब मार्च में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है तभी थोड़ा बहुत यह प्रकाश पहुंच पाता है या सूर्य किरणें पहुंच पाती है, और यह साल भर वर्ष पर बर्फ जमी रहती है। जब सूर्य का प्रकाश आता है तभी थोड़े बहुत रंग बिरंगे फूल खिलते हैं जैसे लाइकेन है। और यह मछलियां है वो सील, व्हेल और वालरस पाई जाती है, और मछलियों में भी सर्वाधिक महत्व है वो सील मछली का है। और यहाँ वर्ष किसका भाव पा जाता है? वनस्पति का भाव पा जाता है। किसका भाव? वनस्पति का भाव पा जाता है, पेड़ पौधों का भाव पा जाता है। क्यों? क्योंकि बर्फ में पेड़ पौधे यहाँ ना के बराबर होते हैं। निवास क्षेत्र हो गया और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी हो गई आपको। अब आगे पढ़ते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। आगे क्या पढ़ते हैं? एस्किमो का हमने निवास क्षेत्र पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप। अब क्या पढ़ेंगे? आर्थिक क्रियाकलाप। देखो आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ते हैं, देखो ध्यान से सुना। आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है? आर्थिक क्रियाकलाप वो होता है या वो कलाप होता है, वो क्रियाकलाप होता है जिसमें मनुष्य अपने पेट की पूर्ति करता है, जिसमें मनुष्य अपने पेट की पूर्ति करता है। जैसे हम लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो हम कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं या प्राथमिक व्यवसाय कर रहे हैं। तो हम जो कृषि कर रहे हैं उससे हमारे परिवार की और हमारी पेट की पूर्ति होती है कि नहीं होती है? होती है। पेट की पूर्ति होती है नहीं होती है? होती है। तो इसीलिए आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब वो है जिसे मनुष्य की पेट की पूर्ति हो, जिसे मनुष्य को रोजगार प्राप्ति हो। तो इनका जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है वो क्या हो सकता है? वो आखेट हो सकता है। वो कौन सा हो सकता है? आखेट हो सकता है। दिमाग से सोच लेना, वो कौन सा हो सकता है? आखेट हो सकता है। कैसे? दिमाग से सोचना जरा। यह एनी टाइम बर्फ जमी रहती है, कृषियां होती है क्या? नहीं होती है। पशुपालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वनस्पति नहीं है, पशु खाएंगे क्या? वनस्पति नहीं है, पशु खाएंगे क्या? आगे बात समझ में। तो यहाँ जो आर्थिक क्रियाकलाप होता है वो क्या होता है? आखेट होता है। आखेट बोल दो या शिकार बोल दो। तो इनका प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? आखेट है। आखेट को भी दो भागों में बांट दिया, एक तो शीतकाल में शीतकालीन आखेट, शीतकालीन आखेट, एक है ग्रीष्मकालीन आखेट, उसको बसंत काल भी बोल सकते हो आप, ग्रीष्मकालीन या बसंतकालीन। ग्रीष्मकालीन या बसंतकालीन। शीतकालीन आखेट को भी दो भागों में बांट रखा है, एक का नाम है मऊपाक, एक का नाम है ऋतुपाक। शीतकालीन आखेट, आखेट को भी दो भागों में, शीतकालीन आखेट और ग्रीष्मकालीन आखेट या बसंतकालीन आखेट। और शीतकालीन आखेट को भी दो भागों में बांट दिया, मऊपाक और ऋतुपाक। और ग्रीष्मकालीन आखेट एक ही आखेट होता है जिसे उत्तोक है, जो कौन सा? उत्तोक है। अभी बात में तो आपसे पूछ ले, एस्किमो जनजाति में आखेट को मुख्य रूप से बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है, तो शीतकालीन आखेट, एक ग्रीष्मकालीन आखेट। यह ऐसा पूछ ले, ऋतुपाक किस प्रकार का आखेट है? मऊपाक किस प्रकार का आखेट है? शीतकालीन आखेट है। उत्तोक किस प्रकार का आखेट है? ग्रीष्मकालीन आखेट है, बसंतकालीन आखेट है। आगे देखो, अब पढ़ते हैं शीतकालीन आखेट। अब हम कौन सा पढ़ते हैं? शीतकालीन आखेट। ध्यान रखना, शीतकालीन आखेट। कौन सा आखेट पढ़ रहे हैं? शीतकालीन आखेट। और शीतकालीन में भी कौन सा पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं मऊपाक। कौन सा पढ़ रहे हैं? शीतकालीन में भी कौन सा पढ़ रहे हैं? मऊपाक। और दूसरा है ऋतुपाक। हम पहले पढ़ते हैं मऊपाक।
पहले तो ये पता करो मौपा का अर्थ क्या। तो मौपा का अर्थ है प्रतीक्षा करना। मौपा का तात्पर्य क्या है? प्रतीक्षा करना। मौपा का तात्पर्य क्या? प्रतीक्षा करना। अब प्रतीक्षा कैसे करते हैं देखो। आखिर कौन सा है? शीतकालीन। तो शीत ऋतु में बर्फ रहेगी नहीं रहेगी? रहेगी। शीत ऋतु में बर्फ रहेगी। तो ये मान लो बर्फ की चादर है, धरातल पे बर्फ की चादर बिछी है। ये क्या करते हैं, एक हड्डी की छड़ या लकड़ी की छड़ गाड़ देते हैं। ध्यान से सुनना, ये क्या करते हैं, बर्फ में एक हड्डी या एक लकड़ी की छड़ गाड़ देते हैं। मैं मौपा का क्या बता रहा हूं। ये क्या करते हैं, एक लकड़ी या हड्डी की छड़ गाड़ देते हैं आगे बांस में, और साइड में जाके बैठ जाते हैं। साइड में जाके बैठ जाते हैं। अब आप थोड़ा सा समझना कि मछली मान लो नीचे, या मछली मान लो नीचे घूम रही है। मछली जैसे इसके टच करेगी तो बताओ ये छड़ हिलेगी कि नहीं हिलेगी? हिलेगी ना। ये एक छड़ गाड़ देते हैं और साइड में जाके बैठ जाते हैं, और मछली नीचे घूम रही है। मछली आके अगर इसको टच करेगी, मछली आके इसको टच करेगी तो बताओ ये छड़ हिलेगी नहीं हिलेगी? हिलेगी। छड़ हिलेगी। तो इनको पता लग जाएगा कि मछली आ गई है, मछली आ गई है, और ये उसका शिकार कर देते हैं, और ये उसका शिकार कर देते हैं। अब दिमाग से सोचना आप ही, ये छड़ इन्होंने गाड़ दी बर्फ में, ये साइड में जाके बैठे हैं, तो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं किसकी? छड़ हिलने की। प्रतीक्षा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं किसकी? छड़ हिलने की। तो इसका मतलब क्या? मौपा का तात्पर्य क्या? प्रतीक्षा करना। अब तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, आप चित्र समझ लेना इसको, कि बर्फ की चादर में या बर्फ में लकड़ी की या हड्डी की एक छड़ गाड़ देते हैं, हड्डी की होती हो, छड़ गाड़ देते हैं। छड़ गाड़ने के पश्चात साइड में जाके बैठ जाते हैं, और जैसे ही मछली छड़ के आके टच होती है तो इनको पता लग जाता है मछली आ गई, अर्थात छड़ हिलने लगती है, और ये उसका शिकार कर देते हैं। ये प्रक्रिया मौपा कहलाती है। ये प्रक्रिया मौपा कहलाती है। अब ये पूछ ले प्रतीक्षा किसकी कर रहे हैं, तो प्रतीक्षा कर रहे हैं छड़ हिलने की। किसकी? छड़ हिलने की। आगे बात समझ, ये है मौपा। आगे बात, अब देखो इतुरपाक है। इतुरपाक है जैसे बर्फ है, बर्फ में इन्होंने दो छिद्र कर दिए, एक छिद्र ये कर दिया, एक छिद्र ये कर दिया, दो छिद्र कर दिए। अब ये क्या करते हैं, एक आदमी छिद्र में चारा डालता है। एक आदमी छिद्र में क्या करता है? चारा डालता है, मछली को बुलाने के लिए या आकर्षित करने के लिए। तो मछली जैसे ही इस चारे को खाने की कोशिश करेगी, दिमाग से सोचना, जैसे ही मछली, ये मछली मान लो, जैसे इसको खाने की कोशिश करेगी तो ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इस चारे को खाने के लिए ऐसे ऊपर आएगी, वो ऊपर आएगी। तो ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर देता है? संकेत कर देता है। दूसरे व्यक्ति को क्या कर देता है? संकेत कर देता है कि मछली आ गई है। और दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही, दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही, ये मछली जैसे ऊपर आई खाने के लिए, दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से इसका क्या कर देता है? शिकार कर देता है। ये प्रक्रिया इतुरपा कहलाती है। ये प्रक्रिया इतुरपा कहलाती है। छिद्र कर दिए, छिद्र में चारा डालते हैं, मछली उस चारे को खाने के लिए ऊपर आने की कोशिश करती है। जैसे ही मछली ऊपर आने की कोशिश करती है तो दूसरा वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संकेत कर देता है। संकेत मिलते ही दूसरा व्यक्ति हार्पून से शिकार कर देता है। यह प्रक्रिया इतुरपा कहलाती है। यह प्रक्रिया इतुरपा कहलाती है। आगे बात समझ। तो मौपाक, मौपाक में मतलब है प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा किसका कर रहे हैं? वो छड़ हिलने का, कि जैसे ही मछली आएगी छड़ हिलेगी, ये उसका शिकार कर देंगे। ये प्रक्रिया मौपाक कहलाती है। इतुरपाक क्या है? इतुरपाक ये है कि दो छिद्र कर देते हैं, एक छिद्र में चारा डालता है, दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही इसका शिकार कर देता है। ये प्रक्रिया इतुरपाक कहलाती है। अब आपसे ये भी पूछ ले, दो छिद्र क्यों करते हैं? दो छिद्र इसलिए करते हैं, ये है कि मान लो इसमें चारा डाले और इसके नीचे मछली नहीं हो, तो फिर इसमें चारा डालेंगे वो,
कि एक छिद्र में ना मिले तो भी दूसरे छिद्र में तो मिल ही जाएगी, इसलिए दो छिद्र करते हैं। ये तुरपाक। तो अब शीतकालीन आकेट कंप्लीट हो गए। अब आते हैं ग्रीष्मकालीन या बसंतकालीन आकेट। ग्रीष्मकालीन या बसंतकालीन आकेट। ग्रीष्मकालीन या बसंतकालीन आकेट क्या देखो, इसमें मैंने आपको ये कि बताया था उत्तोह। उत्तोह क्या है कि जब मार्च का महीना होता है तो मार्च के महीने में क्या है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू हो जाता है। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू हो जाता है। तो अब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगी। सूर्य की किरणें किस गोलार्ध में पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगी। तो मार्च के महीने उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में बताओ धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी। उत्तरी गोलार्ध में धूप निकलेगी। जब उत्तरी गोलार्ध में धूप निकलेगी तो ये उत्तरी गोलार्ध में मैंने आपको पहले 4 निवास क्षेत्र बताए थे, नहीं बताए थे, उन पर सूर्य किरणें पड़ेगी नहीं पड़ेगी। जैसे उन पर सूर्य किरणें पड़ेगी तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी, पिघलेगी नहीं पिघलेगी, पिघलेगी। तो जब मार्च के महीने में मछलियां धूप सेकने के लिए, धूप सेकने मतलब है वो धूप पाने के लिए, सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए, सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए धूप सेकने के लिए बाहर आती है। तो ये लोग उसका क्या कर देते हैं, शिकार कर देते हैं। ये लोग उसका क्या कर देते हैं, शिकार कर देते हैं। वो क्या कहलाती है, उत्तोह कहलाती है। वो क्या कहलाती है, उत्तोह कहलाती है। तो मार्च के महीने में जब मछलियां धूप सेकने के लिए बाहर आती है या धूप पाने के लिए बाहर आती है तो ये एस्किमो जनजाति इसका शिकार कर देती है और ये प्रक्रिया उत्तोह कहलाती है। अब मैंने आपको तीनों प्रक्रिया बता दी। पहली प्रक्रिया बता दी माओपाक, दूसरी बता दी तुरपाक, ये है। अब आगे देखो, तो आर्थिक क्रियाकलाप में मैंने आपको शीतकालीन आकेट बता दिया, शीतकालीन में माओपाक और तुरपाक बता दिया, ग्रीष्मकालीन में मैंने आपको उत्तोह बता दिए। अब देखो, ये ज्यादातर किस मछली का शिकार करते हैं, तो सील मछली करते हैं। किस मछली करते हैं, सील मछली का। आगे बात में तो अब आपसे पूछ ले, पहली चीज तो इस सील मछली के बारे में लिख सकते हो। ये मछली की प्रजाति है, सील है, या सील है। एस्किमो के जीवन में इसका महत्व बताइए। तो सील एक मछली है। सील एक क्या है, मछली। अगर आपसे पूछ ले इसका महत्व तो ये ध्यान रखना कि जो एस्किमो जनजाति है ना, इसके जीवन में अगर किसी का सर्वाधिक महत्व है वो सील मछली का है। एस्किमो के जीवन में सर्वाधिक महत्व सील मछली का है। सर्वाधिक महत्व किस मछली का है, सर्वाधिक महत्व सील मछली का है। यानी एस्किमो के जीवन में सर्वाधिक महत्व किस मछली का है, तो एस्किमो के जीवन में सर्वाधिक महत्व सील मछली का है। अब वो सील मछली का कैसे है देखो। अब आपसे पूछ ले कैसे है, अगर आपसे पूछ ले कैसे तो मैं आपको बता देता हूं कैसे है। देखो, पहली चीज तो सील मछली से इनको खाने के लिए मांस मिल जाता है। खाने के लिए क्या मिल जाता है, मांस मिल जाता है। दूसरी चीज, जो इसके ऊपर वाली चमड़ी है वो मिल जाती है। चमड़े से देखो मान लो वस्त्र बना लेते हैं। चमड़े से क्या बना लेते हैं, ये वस्त्र बना लेते हैं। आगे बात में तीसरी चीज, इनको तात मिल जाती है, धागा मिल जाता है। एक बात, तीसरा इनको क्या मिल जाता है, धागा मिल जाता है। आगे बात में चौथी, इनको जलाने के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लकड़ी इस क्षेत्र में होती नहीं है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि वनस्पति का यहाँ अभाव है। तो ईंधन के लिए इनको क्या, ऊपर वाली खाल होती है ना मछली की, वो बहुत मजबूत होती है। और ये मजबूत खाल काफी देर तक मतलब आग देती है। तो काफी देर तक अगर आग देगी तो ऑटोमेटिक, काफी देर तक अगर आग देगी तो ऑटोमेटिक वहां क्या है, ज्यादा देर तक आग रहेगी। आग ज्यादा देर तक रहेगी तो ये गर्मी से, सर्दी से ये निजात पा सकेंगे, सर्दी से निजात पा सकेंगे।
तो अब देखो सील मछली क्या है, सील एक मछली है। मैं तो एस्किमो के जीवन में अगर सर्वाधिक किसी का महत्व है तो सील मछली है। कैसे है या क्यों है, तो इनको खाने के लिए मांस मिल जाता है, चमड़े से वस्त्र बनाए जा सकते हैं, इनसे धागा या तार प्राप्त हो जाती है और जलाने के लिए ईंधन मिल जाती है। ये इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों।